जय हिंद। ये क्लास 4 है कंप्लीट मैथ रिवीजन फॉर एनडीए के लिए। और अगर आपने अभी तक पीछे की 3 क्लासेस यानी प्रीवियस हमने 3 क्लासेस अभी तक आपके लिए अरेंज करी हैं और अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले चैनल पे विजिट करके वो क्लासेस देखिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली ये वाली जो क्लास रहने वाली है इसमें हम कैलकुलस का पूरा सेक्शन कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी, सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एक वीडियो में, यानी पूरा कैलकुलस कंप्लीट करने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो में, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फॉर्मूले बताएंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट भी हम आपको कुछ बताएंगे जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्लास को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है ये क्लास। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 वीडियोस में ऑलमोस्ट 50% सिलेबस तो कवर कर ही लिया है। और इसके बाद एक क्लास और रह जाती है आपकी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को कवर करने वाले हैं। तो ये 2 क्लासेस भी आपके लिए कल परसों तक अरेंज हो जाएंगे, यानी 13 तारीख को आपको वो क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, लिमिट। व्हाट इज लिमिट? लेट f be a function defined on some neighborhood of a point a except possibly at a itself, then a real number l is said to be limit of f at a। अब लिमिट को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू a, कोई वैल्यू है a। अब a के आसपास, इसका मतलब a से कुछ ज्यादा वैल्यू के लिए और a से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए। थोड़ी का मतलब होता है बहुत, ऐसी इतनी कम वैल्यू कि जिसको हम अप्रोक्सीमेशन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कम वैल्यूज के लिए हम दोनों पे चेक करते हैं। अगर कोई वैल्यू माइनस यानी ए नेगेटिव, इसका मतलब है एफ से थोड़ी कम वैल्यू के लिए डिफाइंड है, और एफ से या एक्स ए से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो उस फंक्शन को जो वैल्यू एल है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जिस्टेंस कब होता है? एग्जिस्टेंस तब होता है जब किसी वैल्यू के लिए एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है, और एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर सीमा का अस्तित्व होता है, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एफ लिमिट जो है एक्स ए पॉजिटिव का मतलब है कि ए से थोड़ी ज्यादा वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.00001, इससे भी कम हो सकती है, तो कुछ भी माइनर सी भी कम होगी ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 पॉजिटिव से डिफाइन करेंगे। और नेगेटिव का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिख दें 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे, 1.999 अप टू जितना छोटा वैल्यू ले पाते हैं उतनी छोटी वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं। तो अगर लेफ्ट, इसको ये जो नेगेटिव वाली है इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को राइट हैंड लिमिट आर एच एल बोलते हैं। तो अगर किसी फंक्शन के लिए एल एच एल, आर एच एल और एक्स बराबर ए पर तीनों ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं तो हम बोलते हैं कि सीमा यानी लिमिट का एग्जिस्टेंस है। अगर एल एच एल और आर एच एल इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि लिमिट की एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा इफ एल एच एल, या इफ क्वेश्चन में बोला जाएगा कि अगर फलन की सीमा का अस्तित्व है, यानी अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, या फिर l की वैल्यू, या कोई भी एक वेरिएबल दे दिया जाएगा बीच में, उसकी वैल्यू फाइंड करने को आपको रहेगी। ठीक है, और लिमिट की वैल्यू भी आपको दी जाएगी। तो क्वेश्चन जो भी बनेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो तो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो अभी हम इस क्लास में सिर्फ क्या देखने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या देखते हैं, सीमाओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या मतलब है कि अगर किसी फंक्शन में किसी लिमिट के लिए 2 फंक्शन को जोड़ दिया जाए और उनको अलग अलग करके लिखा जाए तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर फंक्शंस को ऐड करके पहले ही एक साथ लिमिट निकालें या दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के उसको ऐड कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन में किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम आगे लिख सकते हैं और लिमिट फंक्शन की ही रहती है, तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन में लिमिट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवीजन में लिमिट का डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है। तो ये बेसिक कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जो आपके लिमिट से रिलेटेड हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। हालांकि इनका कोई ज़्यादा डिटेल में यूज़ नहीं है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन एक दो बन सकते हैं, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये जो एरो है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू
जीरो, h को हमने कहाँ लिखा है, अप्रोचेस टू जीरो लिख दिया है, और फंक्शन को कैसे डिफाइन कर दिया है, a प्लस एच, यानी h वैल्यू है अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब इतनी छोटी है कि उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, कि हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। और किसी भी फंक्शन में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो क्या फंक्शन में कोई वैल्यू चेंज होती है, तो ये हमने लिमिट यहाँ पे रख दी है, और ये जो जीरो रखा है यहाँ पे लग दिया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि प्लस किया है इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, RHL बोलते हैं। और यहीं पे अगर हम इसको लिखें लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लगा लीजिए, और जीरो नेगेटिव को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ए माइनस एच, यानी नेगेटिव है, इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू को हम इसमें से क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, बट वो जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है, लगभग लगभग जीरो है, बट वो जीरो नहीं है, तो वो वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, एज इट इज मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपके सामने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स। कई बार ये देखने को मिल जाता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, इसकी भी वैल्यू जीरो होती है, लेकिन कॉस की जीरो नहीं होती है, तो सॉरी कॉस की 1 नहीं होती। कॉस में क्या होता है, अपॉन में x यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, तो साइन और टेन में x होता है अपॉन में, बट कॉस में याद रखना है आपको x नहीं होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कॉस x डायरेक्ट 1 हो जाती है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2 होती है। इनको एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार इनका यूज एज इट इज हो जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने लिखी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 प्लस ए अपॉन एक्स, इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, x लिखी हुई है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, e रेज टू द पावर a, ठीक है। इनको एज इट इज याद कर लेना बेटा, इनका बहुत एप्लीकेशन है। अभी हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे होंगे तब उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कहाँ एप्लीकेशन इनका आता है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कितना होता है, e होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनाइट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर x, इसका होता है 1 अपॉन ई। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो e होता है, और माइनस होता है तो 1 अपॉन ई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एक्स, और इसकी होल पावर 1 अपॉन एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसकी लिमिट e होती है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसकी लिमिट कितनी होती है, तो इसकी लिमिट हो जाती है आपकी 1 अपॉन ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो और यहाँ पे रिजल्ट लिखे हुए हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे लिखा हुआ है a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी लिमिट कितनी होती है, डायरेक्ट लॉग a हो जाती है। और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो लिखा है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिखा है, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है आपके पास, 1 आती है वैल्यू। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए, लिखने का टाइम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए इनका। मैं सारी वैल्यूज़ को एक बार दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। मैं रेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलेज हैं। तो कुछ 5 लिमिट आपको यहाँ दिख रही हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद 6 से लेके 10 तक यहाँ पे, ये 6 से लेके 10 तक की लिखी हुई है लिमिट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे कई बार एप्लीकेशन इनका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक और है यहाँ पे, इसको भी आप लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती हैं, जैसे अगर 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाए, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट की फॉर्म बन जाए, या 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनाइट की फॉर्म बन जाए, ये सारी जो फॉर्म लिखी हुई हैं इन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। यानी इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनकी लिमिट को डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी में वैल्यू में लिमिट पुट करें और वो वैल्यू 0 अपॉन 0 बन जाए, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन जाए, 0 क्रॉस इन्फिनाइट बन जाए, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट बन जाए, 0 की पावर 0 बन जाए, या 1 की पावर इन्फिनाइट बन जाए, तो इन फॉर्म्स की वैल्यू फिर हम आगे डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक रूल लगाना होता है जिसको हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एंड देन लिमिट पुट करते हैं। क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, और लिमिट यहाँ पे दे रखी है
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 दे रखी है। तो अगर हम इसमें 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, और सिंपली इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा 0 अपॉन 0। और ये तो हमारे पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम इसका क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, यू अपॉन बी नहीं लगाना है, ऊपर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग और डिफरेंशिएशन का अलग कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 1। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 0, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आंसर कितना आ जाएगा 2। अब इसको करने का दूसरा मेथड भी था, इसको हम एक्सपेंड कर सकते थे। एक्सपेंड कैसे कर सकते थे, x माइनस 1 और x प्लस 1, और होल अपॉन में हमारे पास क्या था, x माइनस 1। x माइनस 1 से हम x माइनस 1 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस 1। और जब लिमिट पुट करेंगे तो x प्लस 1 की वैल्यू भी इनडायरेक्टली क्या आएगी, 2 आएगी। तो दोनों ही मेथड हैं। हमने ये मेथड क्यों बताया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, जिसमें इस तरीके के सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। जो इस तरीके के सोल्यूशन हमने किए हैं ये पॉसिबल नहीं होंगे। जब इस तरीके के सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं तब हम किस रूल को अप्लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और ये आपका ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसको जब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की सीरीज, उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर कहीं पे, अच्छा ये तो कब होता है अप्लाई, एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है, जब 0 अपॉन 0 और इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट की फॉर्म बनती है। लेकिन अगर 0 क्रॉस इन्फिनिट की फॉर्म बने तब हम क्या करते हैं, 0 क्रॉस इन्फिनिट की फॉर्म को पहले हम क्या कन्वर्ट करते हैं, 0 अपॉन 0। अच्छा ये इन्फिनिट क्या है, इन्फिनिट नथिंग बट 1 अपॉन 0 है। अगर ये 1 अपॉन 0 है तो इसका मतलब हम इसको 0 अपॉन 0 नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 1 अपॉन 0 में, देन इसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आगे की भी प्रोसेस इन सब में क्या करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करके इनको करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन, लेट्स से कोई फंक्शन है वो लगातार ऐसे चल रहा है ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, इस पॉइंट पे भी ब्रेक नहीं हुआ है, इस पॉइंट पे भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमें एक चीज चेक करनी होती है, वो क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है कब, जब एफ एक्स x बराबर a पर परिभाषित हो, यानी एफ एक्स की वैल्यू x बराबर a पर निकाली जा सकती हो, ठीक है। लिमिट x इज इक्वल्स टू a भी पॉसिबल हो, ठीक है, क्या हो, जो लिमिट की वैल्यू है वो भी डिफाइन की जा सकती हो, और साथ ही साथ जो लिमिट की वैल्यू है और फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों आपस में कैसी आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों कैसी आ जाएं, इक्वल आ जाएं, ठीक। फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल आ जाएं तो हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब कुछ थ्योरम लिखी हुई हैं कंटिन्यूअस के ऊपर जो आपको यहाँ पर याद करनी है। क्या है, यदि एफ एक्स और जी एक्स किसी बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत हैं, दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस हैं, तो उसमें क्या क्या याद रखना है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी एक्स बराबर ए पर संतत होगा, यानी उनको ऐड कर दो या उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वो क्या रहेगा, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस ही रहेगा। अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई भी एक्स बराबर ए पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उनका डिवीजन भी एक्स बराबर ए पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, यदि एफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूअस है, तो उसमें k यानी किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी कर दें तब भी वो फंक्शन कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। उसका इन्वर्स निकालने पर x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब नहीं होगा, क्योंकि 1/0 अगर हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नॉट डिफाइंड बन जाएगी, यानी 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। तो अगर एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे क्या बनता है, मॉड ऑफ एफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर सतत होगा। यहाँ पे लिख लीजिए एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ एफ एक्स भी एक्स बराबर ए पर कैसा होगा, कंटिन्यूअस यानी संतत होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटीज यानी कुछ इंपॉर्टेंट संतताएं लिखी हुई हैं। वो क्या लिखी हैं, जैसे एफ एक्स बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी है तो वो हमेशा आर यानी रियल वैल्यूज के लिए कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स बराबर एक्स, केवल x लिखा हुआ है तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑन r, कहाँ पे, ऑल रियल वैल्यूज के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है।
एफ एक्स बराबर 1/x लिखा है तब भी वो सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी, और अगर नॉट डिफाइन वैल्यू आती है तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा। साइन एक्स, कॉस एक्स और ई की पावर एक्स आर कंटिन्यूअस एट आर, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स और ई की पावर एक्स हैं वो सारी रियल वैल्यूज के लिए कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एज इट इज। यहाँ इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन में अगर कहीं यूज होगा तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे बता देंगे, इसको सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है कि डिटेल में हम इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, साइन एक्स, कॉस एक्स एंड ई की पावर एक्स आर कंटिन्यूअस एट आर। नेक्स्ट दिखा है लॉग एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स से जीरो के से बड़ी वैल्यूज के लिए, जीरो से बड़ी सभी वैल्यूज के रियल वैल्यूज के लिए, और यहाँ पे लिख लीजिए x बिलोंग्स टू r, सभी रियल वैल्यूज के लिए लॉग x भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। साइन x, साइन 1/x लिखा हुआ है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बाकी अदर पे ये कंटिन्यूअस होता है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए x बिलोंग्स टू, जस्ट अ सेकेंड, x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटीज हैं, इनका यूज होगा आगे क्वेश्चंस में, तब हम इनको बताएंगे किस तरीके से अप्लाई करना है। बाकी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो अभी हमारी क्लासेस आने वाली हैं इस 13th के बाद, यानी आपका एग्जामिनेशन जब हो जाएगा NDA 1 2024 का एग्जामिनेशन होता है, उसके जस्ट बाद से हम NDA 2 2024 के लिए क्लासेस लाने वाले हैं। अब जो बच्चे कह रहे होंगे कि सर NDA 124 का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हम NDA 2 की प्रिपरेशन क्यों करेंगे, क्योंकि आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन में कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आगे आपको SSB इंटरव्यू में फेस करना पड़ेगा, और SSB इंटरव्यू इज अनसर्टेन थिंग, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके भी जाते हैं तब भी वहाँ पे आपके पास क्या मिसहैपनिंग होती है, आप रिकमेंड होते हैं या नहीं होते हैं, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, मैंने पर्सनली देखा है कि जो बच्चा एक SSB पे रिकमेंडेड था, सेम अगर उसी SSB में दोबारा जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे जज करी जाती हैं, तो आप ये कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि SSB में आप रिकमेंड हो ही जाएंगे। तो आप NDA 124 को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आपका टारगेट नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि NDA 224 को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि SSB की तो प्रिपरेशन आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ NDA 224 को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी आपके दिमाग में एक होना चाहिए। तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो फटाफट हम लोग अभी सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अवकलन तथा अवकलनीयता, यानी डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो कैसे डिफाइन होगा। तो अगर हम x प्लस एच और x माइनस एच पर इस फंक्शन को डिफाइन कर दें, लिमिट h टेंस टू 0 या h अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसमें अगर h टेंस टू 0 नेगेटिव और h टेंस टू 0 पॉजिटिव डिफाइंड है, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट h टेंस टू 0 के इक्वल है, तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सबसे पहले तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होने के साथ साथ उसको डिफरेंशिएबल ही होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के ऊपर जो यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट, अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देते हैं और फंक्शन का केवल जो वेरिएबल है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू ए यू, यानी यहाँ पे क्या है, तो dy dx को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो a है ये कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे और बाद में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, du अपॉन dx का करेंगे। नेक्स्ट, अगर x की पावर n लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर पहले आगे आती है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने को बोले तो हम क्या लिखेंगे, 5x की पावर 5 माइनस 1, बेसिक तो आप सभी को पता ही होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x की पावर 4, यानी पावर को एक कम कर देते हैं और पावर को पहले आगे ले आते हैं, ठीक। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log ex होता है। अब
क्योंकि ये सभी को पता है डिफरेंशिएशन, इसलिए मैं ये नहीं रिवाइज कराने वाला आप सभी को। और अगर आप चाहते हैं रिवाइज करना तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। तो कुछ 10 फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और इनको आप रिवाइज कर लीजिए। जो डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक, हाइपरबोलिक के कहाँ से आते हैं, ये यहाँ पे कुछ 10 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन वो होते हैं जिसमें साइन के साथ में यहाँ पे h लिखा हुआ होता है। अभी सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर साइन एच एक्स ये कहाँ से आ गया? तो हाइपरबोलिक फंक्शन अलग होते हैं बेटा, हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ भी अलग होता है। जब मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, तब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों है, इसमें एच क्यों आया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन ये क्यों होता है ये भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यू होती है एक्सपेंड करके ऐसे आती है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऐसे डिफाइन होती है। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो यहाँ पे लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, कोई नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आता है, कोई नेगेटिव साइन याद रखना नहीं आता है। ठीक, टेन हाइपरबोलिक एक्स का सेक्स हाइपरबोलिक स्क्वायर सेक एच स्क्वायर एक्स बोलते हैं, सेक स्क्वायर एच एक्स नहीं बोलते हैं, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। कॉट हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो नेगेटिव कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। इस तरीके से आप इन सभी फॉर्मूलेस को देख पा रहे हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स यानी साइन एच इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक में प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। टेन में सेम आपका फॉर्मूला पहले के जैसे ही रहता है। कॉट में आपका नेगेटिव साइन यानी पहले जैसा ही रहता है फॉर्मूला। सेक का फॉर्मूला भी आपके पास पहले जैसा ही है, माइनस का 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉसेक का फॉर्मूला यहाँ पे मॉड्यूलस आ जाता है और माइनस साइन भी यहाँ आता है। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपके कुछ सेम मिलते मिलते से हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, सेकंड फंक्शन लिखते हैं और फर्स्ट का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका होता है। इसको ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डॉट सेकंड। अब फर्स्ट डॉट सेकंड का मतलब क्या है कि फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, डी डी एक्स करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, और प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डी डी एक्स करेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो कई जगह फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्म में भी लिखा जाता है, कई जगह यू इंटू वी के फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, यू अपॉन बी। यू अपॉन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है u अपॉन वी का। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट ये आपका लिखा हुआ है फॉर्मूला, दो फंक्शंस लिखे हों, सपोज एफ एक्स बराबर लिखा है 2x और जी एक्स बराबर लिखा है 5x स्क्वायर। तो अगर आपसे बोला जाए कि f डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे करके डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोलेस थ्योरम क्या बोलती है, यदि कोई फलन f(x) इस प्रकार है कि f(x) ओपन, ये जो समवृत्त लिखा है ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये देखो ब्रैकेट लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, यानी b और a और b क्या है इसमें इंक्लूड हैं, a और b वैल्यूज क्या हैं, इंक्लूड हैं। रोलेस थ्योरम क्या बोलती है कि कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, उसके बाद f(x) विब्रत अंतराल यानी ओपन इंटरवल में क्या है, अवकलनीय है, ओपन इंटरवल a, b में क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो a, b के प्रत्येक बिंदु पर f(x) का अस्तित्व है। ठीक है, यानी सारे बिंदुओं पर अस्तित्व है। तो एफ ए बराबर एफ बी होता है, क्या होता है, एफ ए बराबर एफ बी होता है। तो अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु x बराबर सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी बराबर 0। हालांकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ क्या होता है इसमें, एफ ए बराबर एफ बी, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में बोल देगा कि रोलेस थ्योरम को फॉलो करती है, कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। देखिए अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो ऑब्वियसली होगा ही होगा।
अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑब्वियसली कैसा होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। ठीक, तो हम क्या फाइंड करते हैं कि उसमें एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे फंक्शन एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी का यूज करके हमें फंक्शन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है या ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कोई भी वेरिएबल दिया जाएगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लैग्रेंज थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये क्या कहती है कि एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है, तो सी कोई ऐसा पॉइंट होगा जो ए कॉमा बी के बीच में बिलोंग करता होगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें भी आपको वेरिएबल दिया जाएगा। ठीक, वेरिएबल दिया जाएगा और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हो सकती है, एल की वैल्यू हो सकती है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो वो वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया है, डिफरेंशिएबिलिटी को कवर कर लिया है। अब हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन किसके, डिफरेंशिएशन के। तो एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज आती है क्या आपके पास, जिसमें हम आपको क्या निकालना सिखाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन यानी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो फंक्शन अगर एफ एक्स आपको दिया है तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं यानी एफ डैश एक्स निकालते हैं तो वो वाई में चेंज, रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज है। क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी किस रेट से कोई चीज चेंज हो रही, कोई वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है, उसको डिफाइन क्या करता है, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफाइन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं प्रवणता, यानी जिसको हम ढाल भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू पे, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 दे रखा है इस कोऑर्डिनेट में, तो उसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स किसके करते हैं, डी वाई डी एक्स किस पे करते हैं, 2,3 पे निकालते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता, स्लोप या ढाल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी ठीक है यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि जो आपको इक्वेशन निकालना है किसका, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलता है, y माइनस वाई वन। आपको अभी मैंने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया है, क्लास 3 में ही डिस्कस किया है, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन वगैरह डिस्कस करी थी। तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमने वहाँ पे क्या डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने फॉर्मूला आपको बताया था y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m और x माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे ऊपर अभी आपको बताया गया कि ये जो m है वो कैसे डिफाइन होता है, वो बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स कॉमा वाई या x1 कॉमा y1। अब यही तो बेटा m है यहाँ पे, तो m की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, आपके पास इक्वेशन मिल गया किसका, स्पर्श रेखा का। ठीक है, टेंजेंट आपका नॉर्मल का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल का इक्वेशन अगर पूछा जाए तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 y1 और इंटू एक्स माइनस एक्स वन कर देते हैं। ये आपका हो गया टेंजेंट का और ये वाला नेक्स्ट हो गया आपका नॉर्मल का। या फिर और इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इधर, तो ये क्या इक्वेशन बन जाता है, डी वाई डी एक्स एट x1 y1 क्रॉस एक्स माइनस वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन से डिफाइन होता है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट अगर एंगल निकालने को बोले तो आपको m1 और m2 तो निकाल ही पाएंगे। कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। m1 कैसे निकलेगा, डी वाई डी एक्स एट x1 y1 और m2 कैसे निकलेगा, डी वाई डी एक्स एट x2 y2। ठीक, दोनों निकालने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसका इक्वेशन को फॉर्म यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज, जो आपके पास क्या होता है m1 डिफरेंस m2। डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जहाँ पे m1 बराबर कैसे डिफाइन है, ये देखिए आपके पास दिया गया है, और m2 कैसे डिफाइन है ये भी दिया गया है। नेक्स्ट यदि वक्र स्पर्श करते हैं, यदि दो कर्व हैं वो आपस में कैसे हैं, स्पर्श करते हैं यानी समांतर हैं, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, m1 इज इक्वल्स टू m2 होना चाहिए। और यदि वक्र समकोण बनाते हैं यानी परपेंडिकुलर हैं, तब क्या इनके बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, आपके पास माइनस के 1 एंड नेगेटिव 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू हम 0 के इक्वल कर देंगे। यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू फाइंड करो, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने को पूछ दिए जाते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल और बाकी वैल्यू सब पुट करके यहाँ पे x और y की वैल्यूज को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है
इसी का एक और एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। इसके कुछ 3-4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप में हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। फिर डी बाई डी एक्स को किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं, जिससे हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लेट्स से x की वैल्यू हमें मिल जाती है x1, x2 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी 2-3 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन दूसरी बार करते हैं, यानी डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें क्या डिफाइन करता है कि डबल डिफरेंशिएशन सभी वैल्यूज़ पे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो कुछ वैल्यूज़ आ गई, अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x1 पे हमें कितनी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो पॉजिटिव पे हम फंक्शन क्या बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट पे मिनिमम है। कैसा है, मिनिमम है। अगर यही वैल्यू हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है तो फंक्शन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम है। ठीक, और अगर यही वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिल रही है तो ना तो नॉर मिनिमम या मैक्सिमम, ना तो मिनिमम है और ना मैक्सिमम है। जब ये बात यहाँ पे आ जाती है कि 0 आ जाए तो हमें स्टेप 4 में आके चेक करना होता है कि डी, यहाँ पे हमने वैल्यू रख के चेक कर ली। अब हमें क्या क्या चीज़ें मिली, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव है तो मिनिमम यानी निम्निष्ठ है। नेगेटिव मिली तो उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम है, और 0 मिली तो ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। अब जब 0 मिल जाती है वैल्यू तो हम एक बार फिर से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, थर्ड डिफरेंशिएशन करते हैं, और थर्ड डिफरेंशिएशन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम वापस से एक बार अवकलन करते हैं, और ऊपर जैसे हमने चेक किया था, ऊपर हमने कैसे चेक किया था, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हम चेक करते हैं तो फंक्शन हमें क्या पता चल जाता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जाए, जिस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम आती है, जिस पॉइंट पे वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम आई, तो वो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर फंक्शन यानी fx में पुट करके हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आई है उस वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाती है, उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अब हम इंटर करते हैं इंटीग्रेशन में, यानी आधा घंटा कवर हो चुका है क्लास, आधे घंटे की क्लास में ऑलमोस्ट हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे बचता है आपका इंटीग्रेशन का पार्ट, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डिफरेंशिएशन, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप यही याद कर लेते हैं सारी चीज़ें तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन में। ठीक है, हालांकि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंटीग्रेशन की थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अकेले से आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट मिल जाता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट में से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, आप सभी ने पहले भी याद किए होंगे, यानी 12th में जब आप एंटर करते हैं तो आपको ये फॉर्मूलेज याद कराए जाते हैं धीरे धीरे से। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने दिखता है 1/x का dx, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e बेस में होता है x। ठीक है, log x बेस e, इसको पढ़ते हैं log x विद बेस e प्लस c। ये जो c है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है। ठीक, तो ये भी साथ में आता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c हो जाता है। इसी तरीके से a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली आपका नेगेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉट एक्स होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट सेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास नेगेटिव का कॉसेक एक्स होता है। इसी तरीके से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करे हैं तो बस वही आपको यहाँ पे रिवर्स करने हैं, यानी उल्टे करने हैं, तो आपको मिल जाते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो ये तो कुछ आपके पास बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनको आप सभी ने याद किया ही होगा अगर आपने 12th में कायदे से पढ़ाई करी है। बट ये रिजल्ट जो है, ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसमें कई बार आप फंस भी जाते हैं। तो ये जो ILAT
ILET आईलेट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा क्या डिफाइन करते हैं कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, यानी अगर i पहले मिल रहा है तो इसको फर्स्ट डिफाइन करेंगे, i नहीं है तो फिर l को फर्स्ट डिफाइन करेंगे, इस तरीके से। अब i क्या होता है? इनवर्स, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। l फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन जो भी होते हैं। a फॉर अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं। t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक, और e फॉर आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? इनवर्स में आपका क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स, ठीक, कॉस इनवर्स, ये सब आते हैं। लॉग में आपकी लॉग वाली वैल्यू सभी आती हैं। अर्थमेटिक में कुछ भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 8x हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सभी को पता है, साइन x हो सकते हैं, कॉस x हो सकते हैं, इस तरीके से। और आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इस तरीके से हो सकते हैं, e की पावर 2x, 5 की पावर 2x, इस तरीके से कुछ फंक्शंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक की तो बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं और आप इसको अच्छे से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बट अब जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट मैंने ढूंढ के लिखे हुए हैं, यहाँ से लेके ग्रेजुएशन तक जहाँ तक मुझे मिलते गए, मैंने सारे रिजल्ट को यहाँ कंपाइल कर दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस बी की पावर n dx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? ax प्लस बी अपॉन a ब्रैकेट में n प्लस 1 और प्लस c, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का फॉर्म कहीं भी दिख जाए तो 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं। अगर e की पावर में ए एक्स प्लस बी लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे अल्फा की पावर ए एक्स प्लस बी, अब अल्फा क्यों लिखा है? क्योंकि ए यहाँ पे ऊपर लिख दिया है तो यहाँ पे हमने अल्फा लिख दिया है। तो अल्फा की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ए अल्फा की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन लॉग अल्फा बेस ई प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, एज इट इज क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कई बार फॉर्मूले ही उठा के यहाँ से रख देता है और आपसे पूछ देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस वी डी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, और कॉस अगर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है? साइन आ जाता है, क्योंकि ये जो 1 अपॉन ए है कांस्टेंट से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से 10 वाले में क्या आ जाता है? 1 अपॉन ए लॉग सेक एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी। या फिर अगर हम इसी सेक को कॉस में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, 1 अपॉन ए लॉग कॉस एक्स बी एक्स ए एक्स प्लस बी और प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट सी आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर कॉट की बात करें तो कॉट में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए लॉग साइन एक्स ए एक्स प्लस बी। अगर आपने यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मैं आगे एक बार बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कहाँ से क्वेश्चन फॉर्मूले नंबर 8 से यहाँ पे देखते हैं। 8 से 12 तक के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर सेक एक्स डी एक्स लिखा है, केवल सेक एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार टिक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है log 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, log 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है इसी का वो होता है log सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। साथ ही साथ कॉसेक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जितने स्टार लगाने हो लगा लीजिए। ये क्या बोलता है आपके पास? इसका डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं तो log 10x बाई 2 प्लस सी या फिर log cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये जो इस स्लाइड में फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बने हैं और आगे भी बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास 12 नंबर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 13 से लेकर 17 तक का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। वहीं अगर 1 अपॉन रूट के अंदर वैल्यूज लिखी हैं, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालने को बोला जाए तो हम क्या करते हैं? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी डायरेक्ट लिख देते हैं। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके पास, मैंने बोला जितने भी फॉर्मूले अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 8 था, इवन फॉर्मूला नंबर 766 से जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो फॉर्मूले सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट में आते हैं। डी एक्स ऑफ
यानी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, जो कि डायरेक्ट किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अभी मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। इसी तरीके से ये डिफाइन होता है। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, ये। और इसको अगर हम लॉग में लिखना चाहें तो लॉग में क्या लिखते हैं, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है। नेक्स्ट डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1/2 एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लंबा सा रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नेगेटिव साइन अगर यहाँ पे होता है तो नेगेटिव साइन के साथ सारी नेगेटिव साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव जहाँ पे था वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पे लॉग की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन इनवर्स। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या होती है, 1/2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा आ गया, प्लस अब इसको आप 1/, में लेके जाइए तो ये कुछ मिलता जुलता साइन का नहीं है, साइन के मिलता जुलता है ना, तो साइन में क्या होता है, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि ऊपर हमने साइन का क्या लिखा है, अभी देखिए ये एक्स अपॉन ए यही तो लिखा है, तो वही यहाँ पे आ जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर या फॉर्मूला नंबर 19 आपके सामने लिखा हुआ है, ई की पावर ए एक्स डॉट साइन बी एक्स। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछा जाता है। ठीक, ई की पावर एक्स कॉस में अगर लिखा हो तो क्या लिखेंगे, आगे की वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है, बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, 10x का इंटीग्रेशन, 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी शायद ऊपर भी डिस्कस किया था, कोई नहीं दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 10x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसी कॉस को अगर हमें साइन में सेक में कन्वर्ट करना हो तो ये माइनस साइन यहाँ से हट जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी बन जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, और इसी में अगर हम नेगेटिव साइन लगा दे तो इसको हम ऐसे भी लिख पाएंगे, लॉग कॉसेक एक्स और प्लस का सी। नेक्स्ट ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ऊपर ही डिस्कस किया, इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, और इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। आगे की वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, रूट हट जाता है, और अंदर क्या होता है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स बन जाता है। ठीक, और प्लस सी कांस्टेंट तो रहता ही है, सेम इसमें भी रहता है, बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूले हैं, और इसका ये जो लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। इसके दो कंडीशंस बनती हैं। अब दो कंडीशंस क्या बनती हैं, देखिए, अगर दो कंडीशन में से पहली कंडीशन फिलफुल करता है, यानी ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर 4ac से छोटा है, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो 4ac से कम है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं 2/√4ac माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स 2ax प्लस वी अपॉन रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ये बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac से बड़ी है तब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/b स्क्वायर माइनस 4ac लॉग ई 2x प्लस बी अपॉन 2x प्लस बी। ठीक, ये तो वैल्यू सेम रहेगी, माइनस रूट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट डी भी लिख सकते हैं इस तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये डी ही तो है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आप सभी को पता ही होगा लिमिट पुट करना, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम इसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद फॉर एग्जांपल ये कैपिटल एफ एक्स बन गया, और इसमें हम क्या कर देंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटीग्रेशन एक्स, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख दिया था मैंने पहले, यहाँ पे एफ डैश लिख लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एफ एक्स बन जाएगा। अब एफ एक्स में क्या, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर बाद में हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन प्रॉपर्टीज़ में भी मैं जिन पे ज़्यादा फोकस करूँगा ना वो प्रॉपर्टीज़ आप रट लीजिए, क्योंकि उनके
आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम फंक्शन में अंदर वैल्यू चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल x से हमने t में कन्वर्ट कर दिया है फंक्शन, तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? फंक्शन में वैल्यू पुट करने के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ये आपने डिटेल में पहले सीखा ही होगा। नेक्स्ट, अगर हम लिमिट को उल्टा कर दें, यानी b माइनस ए से b तक लिमिट है तो b से a तक लिमिट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आगे आ जाता है। लिमिट को पलटेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाता है। नेक्स्ट, लिमिट को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल लिमिट a टू b है तो पहले हम a टू c बीच में एक कांस्टेंट लिया। फॉर एग्जांपल लिमिट अगर 5 से और 8 तक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट 5 से 6 तक और प्लस लिमिट 6 से 8 तक। कैसे? 6 से 8 तक ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट, तो इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कई बार यूज होता है। और ये किस में यूज होता है? मोस्टली किस में यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे अगर लिमिट 0 से a तक दे रखी है तो लिमिट को हम अंदर फंक्शन में क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। आप क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा? यहाँ पे लिखा होगा 0 से π/2 और यहाँ पे लिखा होगा साइन और अंदर में x अपॉन cos x। इस तरीके से अगर लिखा, या यहाँ पे लिख लीजिए साइन x प्लस cos x और ऊपर लिख लीजिए माइनस cos x। अब इसमें क्या करेंगे? जैसे ही हम लिमिट को चेंज करते हैं, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स करते हैं तो ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा cos में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन जाता है आपके पास cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स ही रहता है। तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, बट न्यूमरेटर में अब क्या आ गया? चेंज आ गया। अब न्यूमरेटर हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे जब इनको हम ऐड कर देंगे, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और चीजें दी गई होंगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया किस तरीके से इसको करना होता है। बाकी क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे होंगे तो हम डिटेल में ये भी समझेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व आगे किस तरीके से करना है। अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक है तो लिमिट को हम 0 से a डिफाइन कर सकते हैं और आगे हम क्या ले आते हैं? 2 ले आते हैं। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी का नंबर याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें किस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है ये सीखना होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए तक अगर कभी भी दिख जाए तो उसको ट्वाइस कर देते हैं यहाँ पे, और फिर एक ही क्वेश्चन में 2 बार भी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। जैसे हमने पहले ये प्रॉपर्टी यूज करी है, देन हम प्रॉपर्टी नंबर 4 भी यूज कर सकते हैं इसमें। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ तो पहले हम प्रॉपर्टी 5 यूज करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी 4 भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से करते हैं। अगर नेगेटिव ए से ए तक है और f एक ऑड फंक्शन है, कैसा है? एक ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू 0 हो जाती है। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है? जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट 0 से 2π fx। अगर लिमिट को आधा करना पड़ जाए, हाफ करना पड़ जाए, तो हम क्या 2 को आगे ले आते हैं और लिमिट 0 से a कर देते हैं और फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये तो हो गए आपकी प्रॉपर्टीज। क्या हो गई? प्रॉपर्टीज किसकी? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम थोड़ा यूजेस भी देख लेते हैं। यूजेस क्या होता है कि यहाँ पे हम पहले क्या निकालते हैं? वक्र y बराबर एफ एक्स, इससे एरिया निकालते हैं, इससे बाउंडेड एरिया। फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है और इससे बाउंडेड एरिया ऐसे निकालने को पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? हम इस कर्व का क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं और जो भी लिमिट दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए a तक, 0 से a तक निकाल लेते हैं, या कुछ भी वैल्यू दे दी जाए, यहाँ से निकालना हो तो a से b तक निकाल देते हैं। तो लिमिट a से b y dx। अब y क्या होगा? जो भी कर्व का इक्वेशन होगा, लेट्स से y इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4ax, ठीक, y बराबर 4x दे रखा है और कर्व ऐसे है, यहाँ से 0 से a तक वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम करेंगे इसको y बराबर 4ax और वैल्यू कहाँ से है? 0 से लेके a तक है, ठीक है। तो a तक हम कैसे डिफाइन करेंगे? 2a लिख लीजिए यहाँ पे, 0 से 2a। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीग्रेशन 0 से 2a और y बराबर कितना लिखा है? 4ax का dx प्लस यहाँ पे इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 4dx तक। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल पाएंगे? इसका एरिया निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे 2 कर्व दे रखे हैं, कर्व 1 और कर्व 2, तो हम क्या करते हैं? इनके बीच का क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकालते हैं? पहले वाले कर्व को दूसरे वाले कर्व से क्या करते थे? सबट्रैक्ट कर देते हैं। पहले वाले कर्व में से दूसरा वाला कर्व सबट्रैक्ट कर देते हैं और लिमिट a से b तक ही रहती है और वापस हम क्या कर देते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिल जाता है? एरिया ऑफ कर्व मिल जाता है जो बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल 2 कर्व हैं, एक ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है। सही से बना देता हूं मैं इस तरीके से,
और अनदर कर्व इज लाइक दिस। ये वाला कर्व आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और दूसरा वाला कर्व आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है। तो कर्व फर्स्ट में से कर्व सेकंड को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, रूट ऑफ 4ax माइनस, इस तरीके से इनको घटाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट पुट करते हैं, जिससे हमें क्या पता चल जाता है, एरिया बाउंडेड बाय बोथ कर्व, यानी वो दोनों कर्वों के बीच का जो एरिया है वो हमें पता चल जाता है। तो इस क्लास में आई होप इतना ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही है, किसी वक्र y बराबर एफ एक्स की x बराबर a x बराबर b के मध्य लंबाई यानी लेंथ की बात करें तो s बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास, लिमिट्स a टू b यानी पॉइंट जो भी दे रखे होंगे उन पॉइंट्स की वैल्यू a टू b, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका वापस से क्या करना होगा, हमें dx करना होगा, कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके अंदर लिखना है और वापस उसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जिससे हमें क्या पता चल जाती है, लेंथ पता चल जाती है। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी क्लास 5th यानी क्लास लास्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो भर भर के पूछी ही जाती है और स्टैटिस्टिक्स के से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अगर आपने इस क्लास को एंजॉय किया है, कुछ आपको नया सीखने को मिला है इस क्लास से, तो इस क्लास को लाइक करना, ठीक है, क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।